हेलो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। है आकाश, हॉस्टल से तू घर आ गया और मुझसे मिला भी नहीं। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आंटी ने बताया तू साइकियाट्रिस्ट के से अपना इलाज करवा रहा है। क्या हो गया मेरे भाई? आर्यन, जो कि आकाश का दोस्त था, आकाश से मिलने के लिए उसके घर आया हुआ था, पर उसकी हालत देख वो चिंतित हो उठा। अपने कमरे में आर्यन की आवाज़ सुनकर आकाश ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। आर्य, कब आए तुम? आओ बैठो ना। अरे तू बेड से ना उठ, मैं यहीं चेयर पर बैठ जाता हूँ। इतना कह आर्यन चेयर पर बैठ गया। तू जो सोच रहा है ऐसा नहीं है, मैं बीमार नहीं हूँ आर्यन, माँ को बस फिक्र लगी रहती है। आकाश बेड पर बैठ गया। आंटी के साथ साथ मुझे भी तेरी फिक्र है आकाश, अपनी सेहत पर ध्यान क्यों नहीं देता तू? मैं बीमार नहीं हूँ और ना ही पागल हूँ, ये लोग मेरी बात समझते ही नहीं। कुछ हो रहा है मेरे साथ, कुछ अजीब सा। आकाश के चेहरे पर रहस्यमयी भाव भंगिमाएँ थी। तो साफ साफ बता आकाश, आखिर बात क्या है? रुको, मैं तुझे सब बताता हूँ। इतना कहते हुए आकाश बेड से उतरकर अपनी अलमीरा से फोल्ड किया हुआ कागज़ निकाल आर्यन की ओर बढ़कर कहा, इसे खोलो और देखो। आर्यन ने जब उसे खोला तो अचंभित हो गया। एक छोटी सी बच्ची का प्यारा सा स्केच था। स्केच इतनी सुंदर थी कि मानो बच्ची अभी बोल पड़ेगी। ये क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। उसने सवालिया नज़रों से आकाश को देखा। यही वो राज है जिसने मेरी ज़िंदगी को नरक बना दिया है। मैं तुझे शुरू से बताता हूँ। 4 महीने पहले जब मैं हॉस्टल में था तो सीनियरों ने मेरे साथ रैगिंग की और मुझे एक टूटे फूटे भूतिया मकान में ज़बरदस्ती भेजा, जो कि हॉस्टल से दूर नदी के उस पार था। उन सब ने मुझे प्रूफ के तौर पर उस मकान से कुछ लाने के लिए भी कहा। यदि मैं ऐसा न करता तो वे मुझे झूठे केस में फंसाकर हॉस्टल से निकलवा देते। इसलिए मैंने उनकी हर बात मान ली। टूटी फूटी चचरी पार कर मैं किसी तरह वहाँ पहुँचा। वो सचमुच बहुत डरावना था आर्यन। वहीं मुझे इस बच्ची का ये स्केच मिला, धूल से सनी टूटे फूटे सामानों के बीच। मुझे ये अच्छी लगी और मैंने प्रूफ के तौर पर ले ली। वहाँ से लौटकर मैंने ये चित्र दिखाकर अपने सीनियरों की बोलती बंद कर दी, क्योंकि वे खुद वहाँ जाने की हिम्मत नहीं रखते थे। आकाश मानो यादों में खोया हुआ बोले जा रहा था। पर उसके बाद मेरे साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। मैं अपने सपने में इस बच्ची को देखने लगा। खून से सनी हुई इस बच्ची के हाथ में एक बॉल थी और वह उसी नदी किनारे खड़ी थी और ये कह रही थी कि पापा, आप मुझे प्यार नहीं करते ना? यही सपना मैं रोज़ रात देखता हूँ। और आर्य, जब कभी भी मैं सो रहा होता हूँ ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे सिरहाने में बैठा है, मेरे माथे पर हाथ रख सहला रहा है। ऐसी और भी चीज़ें हुई हैं आर्यन, जिसे बताऊँ तो तू यकीन नहीं करेगा। मैंने कई रातें हंसने की आवाज़ें भी सुनी हैं। हॉस्टल में तो मेरी हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मैंने छुट्टी ले ली और घर आ गया। पर यहाँ भी मेरे साथ वही होता रहा। ये सब मैंने माँ पापा को बताया तो वो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। उन्होंने इन सारी चीज़ों को पढ़ाई का प्रेशर और रैगिंग का डर बताया। पर आर्यन, मैं इस डर को हमेशा महसूस करता हूँ। सिर्फ बंद आँखों से ही नहीं, मैंने उस बच्ची को खुली आँखों से भी देखा है। आकाश भयभीत स्वर में बोला। क्या? अब तक चुप बैठा आर्यन चौंक गया। हाँ, मैंने उसे इस रूम में कई दफ़ा देखा है, पर मैं किसी को बता पाता उससे पहले ही वो गायब हो जाती थी। आकाश काफ़ी परेशान था। आकाश लिसन, तू आराम कर यार, ज़्यादा सोच मत, तू रेस्ट कर भाई। मैंने कहा ना आर्य, मैं बीमार या पागल नहीं हूँ। आकाश, तू माने या न माने, तुझे आराम की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाने वाला पागल ही हो, मुझे तेरी बातों पर यकीन है। पर आर्यन की बात को बीच में ही काटकर आकाश बोला, मैंने सोच लिया है, मैं वापस सोनपुर जाऊंगा अपने सवालों का जवाब लेने, अपने सपने का सच जानने के लिए। और ये सब मुझे यहाँ तो पता नहीं चलेगा ना, तू मेरे साथ आएगा? ये कोई फिल्म नहीं है आकाश, इससे क्या फ़ायदा होगा? हाँ या ना? आकाश, पर साथ आएगा, हाँ या ना? ओके फाइन, मैं आऊँगा तेरे साथ, पर तू मुझे डिटेल से प्लान समझाएगा। आर्यन ने आखिरकार आकाश की बात मान ही ली।
आकाश के जिद के आगे आर्यन को झुकना पड़ा, और झुकता भी क्यों ना, अपने बेस्ट फ्रेंड को अकेला तो नहीं छोड़ सकता था। 2 दिन बाद आर्यन ट्रेन स्टेशन पर बैठा आकाश का इंतज़ार कर रहा था। ये आकाश अब तक नहीं पहुंचा, सिर्फ डींगे हाँकना आता है इसे। आर्यन अपनी घड़ी में टाइम देख बड़बड़ाने लगा। मैं पहुंच गया, एक हाँफती आवाज़ उभरी। पलट कर देखा तो आकाश खड़ा था। सॉरी यार, वो मैं तेरे बहाने नहीं सुनने मुझे। थोड़ी और देर हो जाती तो ट्रेन छूट जाती। अब चल जल्दी। आर्यन ने आकाश का हाथ पकड़ा और दोनों ट्रेन के अंदर चल पड़े। टिकट के हिसाब से हमारी सीट ये है, आर्यन ने अपना बैग ऊपरी बर्थ पर रखते हुए कहा। विंडो सीट मिल गई तो बात बन गई, आकाश मुस्कुरा उठा। वैसे आकाश, तेरा इलाज चल रहा था, ऐसे में अंकल आंटी ने रोका नहीं तुझे? आर्यन ने सवालिया नज़रों से आकाश को देखा। पहले तो नहीं माने, पर फिर वे मान गए। उन्हें लगा दोस्तों के साथ वेकेशन पर जाऊंगा तो बेटर फील करूंगा। और आकाश अपनी पूरी बात कर पाता उससे पहले ही आर्यन ने हैरान होकर कहा, वेकेशन? झूठ बोला तूने? तो क्या करता? सच बताता कि माँ पापा, मैं सपने में आने वाली बच्ची का पता लगाने जा रहा हूँ। क्या वे मानते नहीं ना? मैं जानता हूँ ये सब थोड़ा पेचीदा है, पर ट्रस्ट मी आर, ये सपना आम सपनों जैसा नहीं है। मैं वादा करता हूँ, अगर 2 दिन में हमारे हाथ कुछ नहीं लगा तो हम वापस लौट जाएंगे। ओके आकाश, यहाँ तक तो ठीक है, पर हम वहाँ जाके करेंगे क्या? कैसे पता करेंगे उस बच्ची का? कौन मदद करेगा हमारी? आर्यन के मन में कई सवाल घुमड़ कर रहे थे। बैग से बोतल निकालते हुए आकाश ने कहा, हमें वहाँ किसी से मिलना होगा जो हमारी मदद करेगा, जिसके पास मेरे सारे सवालों के जवाब होंगे। अच्छा, कौन है वो? पेशेंस यार, पेशेंस, कितने सवाल करता है, पानी तो पीने दे यार। ओके। वक्त बीता, रात हो गई। हवाओं को चीरते हुए ट्रेन बढ़ा जा रहा था। सारे यात्री नींद के आगोश में समा चुके थे। आकाश भी अपने बर्थ पे सो रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली तो अपने सामने उसी बच्ची को खड़े पाया। तो तुम? आकाश उससे देख हैरान हो गया। वह किसी तरह आर्यन को जगा के दिखाना चाहता था कि ये बच्ची उसके दिमाग का वहम नहीं है, पर वो तो कानों में तेल डाले सोया हुआ था। अपनी हिम्मत को एकजुट कर आकाश ने कहा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? उस बच्ची ने कुछ कहा तो नहीं, पर उंगली से बर्थ के नीचे इशारा किया। उसे न चाहते हुए भी सीट के नीचे देखना पड़ा। वहाँ पड़ी एक बॉल को देख आकाश समझ गया कि उसे बॉल चाहिए। ये बॉल चाहिए? ओके, मैं देता हूँ। आकाश के माथे पर आता पसीना साफ दिख रहा था। वह झुककर वो बॉल निकालने लगा, पर अचानक किसी ने उसे तेजी से पीछे खींच लिया। व्हाट द हेल, ये क्या कर रहा था आकाश? स्टंट कर रहा है तू ट्रेन के गेट पर? आर यू क्रेजी? जानता भी है क्या हो सकता था? कर क्या रहा था तू? बता, आर्यन ने क्रोधित स्वर में कहा। अच्छा हुआ तू जाग गया। वो बच्ची वहाँ, अरे कहाँ गई वो? मैं उसकी बॉल उसे दे रहा। बोलते बोलते आकाश चुप हो गया, क्योंकि अपने आप को उसने ट्रेन की गेट पर पाया। सनसनाती हवा ने उसे ठंड के साथ साथ इस बात का भी एहसास करा दिया कि अगर आर्यन ने उसे न रोका होता तो कितना बड़ा हादसा हो जाता। तू कहीं नींद में तो नहीं चल रहा था? कुछ तो बता। आर्यन आकाश को इस तरह देख परेशान हो गया। वो फिर मुझे दिखी थी। कौन? वो बच्ची? हाँ, उसे अपनी बॉल चाहिए थी जो सीट के नीचे थी, और मैं झुककर उसे वही दे रहा था। पता नहीं मैं यहाँ कैसे? आकाश ने परेशान होकर कहा। सबसे पहले तो अपनी सीट पर चलते हैं, वहाँ चल के बात करते हैं। दोनों वापस अपनी सीटों पर चले गए। आकाश की नींद मानो छूमंतर हो गई। वो बस उस बच्ची के बारे में ही सोचता रहा। कुछ घंटों बाद सुबह हो गई और ट्रेन सोनपुर स्टेशन पर आ रुकी। आकाश, जो न जाने कब से अपनी मंजिल का इंतज़ार कर रहा था, झटपट उसने आर्यन को उठाया। आर्यन, उठ जा, हम सोनपुर पहुंच गए हैं। सोनपुर प्राकृतिक वादियों में बसा एक खूबसूरत शहर है, और इस वक्त ये ठंडी हवाएं मौसम को और सुहाना बना रही थी। मैंने ऑनलाइन होटल बुक किया है, तो सबसे पहले हम होटल जाएंगे। वहाँ पे मैं तुझे पूरा प्लान समझाता हूँ, आकाश ने अपना सूटकेस खींचते हुए कहा। ऑटो से दोनों होटल पहुँचे। वहाँ फ्रेश होकर आराम किया और चाय वाय पीने लगे। अब तो मुझे प्लान समझाएगा? करना क्या है हमें यहाँ?
कौन हमारी मदद करेगा, कुछ बताएगा? बताता हूँ, ये देख, इस बच्ची का स्केच भले ही फटा पुराना क्यों ना हो, पर इसके कोने में कुछ ऐसा है जिस पर मैंने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया था। आकाश ने चाय की चुस्की लेते हुए वो स्केच आर्यन की ओर बढ़ा दिया। क्या? मैं कुछ समझा नहीं, तू साफ साफ बताएगा? आर्यन को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। बताता हूँ यार, इसके कोने में एक चिन्ह है। कैसा चिन्ह? पहले मेरी बात तो सुन। पूरे सवाल की दुकान। हाँ तो कहाँ था मैं? ये अपनी बेटी के पास थे जो तुझे सपने में पापा पापा कहती है। आर्यन ने आकाश को चिढ़ाया। तू पागल है क्या? कैसी बेटी? किसकी बेटी? और ज़्यादा चू चप्पड़ की ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तू किसकी साइड है? आकाश ने चिढ़ कर कहा। अच्छा बेटा, इतनी दूर से यहाँ तक तेरे साथ आया और तू कहता है मैं किसकी साइड में हूँ? अच्छा छोड़ ये बकवास, हम बाद में भी कर सकते हैं। फ़िलहाल जो मैं बता रहा हूँ वो सुन। ये चिन्ह एक फ़ाइन आर्ट कॉलेज का है। ये सब मुझे इसलिए पता है क्यों कुछ समय पहले मेरे कॉलेज में ड्राइंग की प्रतियोगिता हुई थी और वहाँ की मैडम सुमीना मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में आई थी। एंड यू नो व्हाट, इस स्केच पे SM लिखा हुआ है। आई एम श्योर कि ये सुमीना मैम ने ही बनाया है। हम वहाँ जाएंगे और मैम से मिलेंगे। आकाश की आंखों में चमक थी। सुनने में ये सारी बातें अच्छी तो लगती हैं, पर यार आकाश, इससे फ़ायदा होगा? पॉजिटिव सोचा करना यार। अगर मैं सही हुआ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे सपने की वो छोटी बच्ची कौन है, और अगर मैं गलत हुआ तो ट्रेन से सीधे घर। ठीक है, तू जो सोच रहा है ऐसा ही हो। आर्यन ने गहरी सांस ली। फिर क्या था, दोनों दोस्त सुमीना मैम से मिलने के लिए कॉलेज पहुँचे, पर वहाँ उन्हें सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। पता चला कि सुमीना मैम ने जॉब छोड़ दी है और अब वो सोनपुर से सटे छोटे से गांव में रहती हैं। एक उम्मीद मिली थी, वो भी चली गई। अब क्या करें आकाश? फ़िलहाल के लिए वापस होटल चलते हैं और फिर गांव जाएंगे मैम से मिलने के लिए। आकाश अपने हाथों में रखे उस छोटे से कागज़ के टुकड़े को देखकर बोला, जिसमें कि कॉलेज वालों ने मैम का पता लिख के दिया था। ठीक है, ये भी आजमा ही लेंगे। वक्त बीता, रात हो गई। सोए हुए आकाश को उसके बुरे सपने ने फिर से जकड़ लिया। फिर वही सब और वही सवाल, पापा आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? एक झटके के साथ आकाश नींद से जागा। कौन हो तुम? क्यों आती हो मेरे सपने में? क्या नाता है मेरा तुमसे? क्यों हर बार एक ही सवाल दोहराती हो? पसीने से तरबतर आकाश बड़बड़ाया जा रहा था। घड़ी में देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। सुबह के सपने सच ही होते हैं, अक्सर माँ ये कहती है। आकाश ये सोचकर घबरा गया। बेड से उठकर वो फ्रेश होने चला गया। वापस आकर उसने आर्यन को उठाया। कितना सोएगा, उठ जा। दोनों दोस्तों ने कुछ खाया पिया और चल पड़े अपने सफ़र पर। सुमीना मैम का गांव कुछ घंटों की दूरी पर था, जहां लोग बस से आया जाया करते थे। बस के सफ़र में आर्यन पूरे वक्त ऊँघता रहा, पर आकाश एक अजीब ही दुनिया में खोया हुआ था। वक्त कब बीता पता ही न चला और बस अपने गंतव्य स्थान पर आ पहुंची। फाइनली हम यहाँ आ गए। आकाश ने गहरी सांस ली। अब बस हमारा काम हो जाए। आकाश और आर्यन सड़क पर चल पड़े। मंजिल अब कुछ ही दूर थी। अचानक आकाश ने देखा कि सड़क के बीचों बीच वो बच्ची खड़ी है और एक बड़ी सी गाड़ी उसकी ओर बढ़ रही है। ए लड़की, साइड हो जाओ, वो चीखा। पर जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। आकाश तेज़ी से उसकी ओर दौड़ा उसे बचाने के लिए। आकाश, ये सब इतनी तेज़ी से हुआ कि आर्यन को कुछ समझ ही नहीं आया। वो बस आकाश को इस तरह गाड़ी के सामने जाता देख चीख पड़ा, पर जब उसे समझ आया तब बहुत देर हो चुकी थी। आकाश को गाड़ी टक्कर मार चुकी थी। ये देख आर्यन के होश उड़ गए। आकाश तुझे कुछ नहीं होगा, बदहवास स्वर में आर्यन ने कहा। सड़क पर भीड़ जमा हो गई। सभी ने उस ड्राइवर को घेर लिया। ऐसे गाड़ी चलाते हैं भाई? भीड़ में से एक आदमी ने गुस्से से कहा। अरे ये लड़का मेरी गाड़ी के सामने दौड़ कर आया था, ड्राइवर ने घबरा कर कहा। इतनी आसानी से नहीं छूट सकते आप, मेरे दोस्त को टक्कर मारा आपने, मैं पुलिस बुलाता हूँ, आर्यन क्रोधित स्वर में बोला। खुद को पुलिस के लफड़े में फंसता देख वो घबरा गया और बोला, मैं इनको हॉस्पिटल छोड़ाता हूँ। फिर क्या था? आर्यन आकाश को लेके उसकी गाड़ी में हॉस्पिटल पहुँचा। तुझे कुछ नहीं होगा आकाश, मैं हूँ तेरे साथ, आर्यन बड़बड़ाया जा रहा था।
डॉक्टरों ने तुरंत एडमिट कर लिया और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। आकाश को जब होश आया तो आर्यन को अपने पास बैठा पाया। आर्य अचानक फिर से वो दर्द से तड़प उठा। अपनी पैरों की तरफ देखा तो मोटी बैंडेज लगी हुई थी और सर पर भी। आर्य, वो ज़्यादा हिलडुल मत, समझा तू? और यहाँ से जाने की तो बिल्कुल मत सोचना। आर्य, वो बच्ची, अरे क्या बच्ची लगा रखा है तूने? हाँ, पता भी है तेरे पागलपन की वजह से क्या कांड हो जाता। घंटों से तेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। पता भी है मैं कितना परेशान हो गया था। अरे तुझे कुछ हो जाता तो अंकल आंटी को मैं क्या जवाब देता? आर्यन फट पड़ा एकदम। अरे पर मैं एकदम चुप, सिर्फ सुन, अपना हाल देख, क्या से क्या हो गया है तू। पहले मुझे लगा क्या पता तेरी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई हो, पर अब मुझे लगता है ये सब तेरी इमेजिनेशन है। सच तो यह है आकाश कि यू आर ब्लडी लायर, तू पागल है, तेरा दिमाग खराब हो चुका है। और तू सिर्फ बस, मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता। अपनी हद में रह, समझा तू? और किसे पागल बोलता है? मैं पागल नहीं हूँ और ना ही वो बच्ची मेरी इमेजिनेशन है। आकाश ने गुस्से से कहा। वो बच्ची एक स्टोरी है और ये स्टोरी तेरा खाली दिमाग बना रहा है। तू दिमाग से बीमार है। मैं अभी तेरे पापा को कॉल करता हूँ और तेरे वेकेशन का सच बताता हूँ। आर्यन नंबर डायल करने लगा। नहीं, तू पापा को कॉल नहीं करेगा। आकाश ने झपट कर मोबाइल लेने की कोशिश की। दोनों में हाथापाई हुई और आकाश बेड से गिर गया। तू दोस्त नहीं दुश्मन है। तुझे क्या लगता है तूने यहाँ आके मुझ पे एहसान किया है? डूब मर कहीं, नहीं चाहिए तेरा एहसान। आकाश चीख कर बोला। ओके फाइन, ये रही तेरी बैसाखी, जहाँ जी करे वहाँ चले जाना, पर मुझे अब तेरे पागलपन का भागीदार नहीं बनना, आर्यन ने गुस्से से कहा और वहाँ से चला गया। आकाश जैसे तैसे बैसाखियों के सहारे खड़ा हुआ और वापस बेड पर लेट गया। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था आकाश सोच में घिरा जा रहा था। मुझे आर्य से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, वो मन ही मन सोचे जा रहा था। क्या पता वो बाहर बैठा हो, ये सोचकर आकाश बेड से उतरा और आगे बढ़ा। ये देखकर उसे और भी हैरानी हुई कि पूरा हॉस्पिटल शांत और सुनसान था, मानो बरसों से वीरान पड़ी हवेली हो। अंधेरा घिर चुका था। आर्य, कहाँ है तू? सॉरी यार, सॉरी बोल रहा हूँ ना, आकाश ने परेशान स्वर में कहा। अपने आप को अकेला पाके वो थोड़ा घबरा गया। आर्य, बोलते बोलते उसकी नज़र दूर खड़ी उस बच्ची पर गई। ए लड़की रुको, आकाश ने ज़ोर से कहा। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा, पर वो बच्ची दौड़ के कहीं और चली गई। कौन हो तुम? हकीकत हो मेरी या हो मेरा सपना या फिर एक वहम? कौन हो तुम? सामने आओ। आकाश हर तरफ उस बच्ची को ढूंढने लगा। तेज चलने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ा और वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। उसकी बैसाखी भी उससे दूर छिटक गई। पापा, आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? वही लाइन जो कल तक आकाश को सपनों में सुनाई देता था, आज रियलिटी में सुनाई दे रहा था। अपना सिर उठाकर देखा तो बच्ची उसके पास बैठी हुई थी और उसके हाथों में उसकी बैसाखी भी थी। पापा माई फुट, मेरी बात गौर से सुनो और उसे अपने दिमाग में डाल लो। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। क्या कहा मैंने? मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ और न ही तुम मेरी बेटी, समझी? आकाश आज अपने डर को साइड रख गुस्से से बोला। पापा ऐसे मत बोलो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक छोटी बच्ची से ऊंची आवाज़ में बात करना आकाश को भी अच्छा नहीं लगा। वो अपने लहजे को बदल कर बोला, देखो मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रही हो। तुम छोटी बच्ची हो, ऐसी उम्र में छोटी मोटी गलतफहमी हो जाती है। अपने घर जाओ। इतना कहते हुए आकाश ने उसके हाथ से बैसाखी ली और किसी तरह खड़ा होकर आगे बढ़ चला। वो हमें जला देंगे पापा, बचा लो मुझे, आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? इस मासूमियत भरी आवाज़ को सुन के आकाश को न चाहते हुए भी पलटना पड़ा। देखो वो हैरान रह गया। बच्ची वहाँ से गायब थी। उसने हर तरफ देखा पर वो बच्ची कहीं नहीं मिली। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मोबाइल निकाल वो आर्यन को कॉल करने लगा। आर्य, पिकअप द फ़ोन। ऐसा भी क्या गुस्सा? कई बार कॉल करने के बाद आर्यन ने फ़ोन उठाया। क्या है? आर्य, मुझे पुलिस की हेल्प चाहिए। क्या पुलिस? तो ठीक तो है? आर्यन ने घबरा कर कहा। मैं ठीक हूँ पर वो बच्ची मुसीबत में है, कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है।
वो कह रही थी कि उसे कोई जला देगा, मार देगा। आकाश तू फिर शुरू हो गया? तू आराम कर, समझा? ये बच्ची को भूल जा, मैं वहाँ आ रहा हूँ। और हाँ, तू हॉस्पिटल से निकलने की तो सोचना भी मत। आर्य, ये हॉस्पिटल। आकाश की पूरी बात पूरी भी नहीं हुई कि आर्यन ने कॉल कट कर दिया। आज पता चला कि तू कितना कमीना है, पर मैं उससे भी बड़ा कमीना हूँ। मैं यहाँ रुकने वाला नहीं, इस भूतिया हॉस्पिटल में तो कतई नहीं। मुझे जाना होगा, उसे बचाना होगा। आज आर या पार, किसी को कोई हक नहीं कि मुझे दिमागी मरीज समझे। आज पता चल जाएगा कि वो छोटी बच्ची वहम नहीं है। आकाश बड़बड़ाए जा रहा था। बैसाखियों के सहारे वो आगे बढ़ चला। ऑटो से वो बस स्टॉप पहुंचा और बस में बैठ गया। इस बीच आर्यन ने न जाने कितने कॉल किए, पर आकाश ने मोबाइल को साइलेंट मोड में डाल दिया। कुछ ही घंटे में वो सोनपुर में था। वहाँ से वो उस मकान के पास पहुँचा। अरे, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? आकाश हैरान हो गया, क्योंकि इस सुनसान मकान के पास भीड़ की उम्मीद उसे नहीं थी। जब वो पास पहुँचा तो उसके होश उड़ गए। मकान में आग लगाई जा रही थी। अरे, ये क्या कर रहे हो आप लोग? बोलते बोलते आकाश की नज़र एक औरत पर गई जो बहुत बुरी तरह से घायल थी। शायद भीड़ ने मारा था उसे। आप ठीक तो हो ना? मैं कुछ करता हूँ। आकाश ने उसे सहारा देने की कोशिश की। मेरी बेटी, ये लोग मेरी बेटी को जला देंगे। मदद करो, मेरी बेटी को बचा लो। और उस औरत ने तड़पते हुए कहा। आकाश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मकान के अंदर बच्ची है, वो जल जाएगी। उसी को तो जलाने आए हैं। बच्चलन माँ की नाजायज बेटी। ये जिएंगे तो हमारे गांव के बच्चे बिगड़ जाएंगे, हमारी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। हमारे गांव के बच्चे ये ही सीखेंगे, इसे तो मरना ही होगा। इतना कहते हुए भीड़ के लोगों ने मशाल फेंक दी और आग लग गई। नहीं, वो जल जाएगी, छोटी बच्ची है वो। नहीं, आकाश चीख पड़ा, वो इसी लायक है। नहीं नहीं, उसने भीड़ को धक्का दिया और जलते हुए मकान के अंदर घुस गया। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? आकाश खांसते हुए इधर उधर उस बच्ची को ढूंढने लगा। हर तरफ आग तेजी से फैल चुकी थी। कहीं न कहीं आकाश को अपना अंत नज़र आ रहा था, पर वो उस बच्ची को बचा लेना चाहता था। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, एक धीमी सी आवाज़ उभरी। आवाज़ एक अलमीरा से आ रही थी। उसने खोला तो डरी सहमी वो बच्ची उससे लिपट गई। पागल लड़की, अलमीरा में तो तुरंत दम घुट जाएगी। चलो चलें, अब यहाँ रुकना नहीं है। आकाश उसे अपने साथ लेके चल पड़ा। आप मुझे बचाने आए हैं? हाँ, मैं तुम्हें ही बचाने आया हूँ। आकाश ने सुकून भरी नज़रों से उसे देखा। पूरे कमरे में धुआं धुआं सा था। दोनों आग से बचते हुए निकल रहे थे। मेन दरवाजे में आग लगी हुई थी। किसी तरह वे आगे बढ़ने ही वाले थे कि आग ने बच्ची को अपने गिरफ्त में ले लिया। बचाओ, वो बच्ची चीखी। नहीं, आकाश घबरा गया। वो तेज़ी से उसके पास गया, पर अचानक उसकी बैसाखी पे से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। खुद को घसीटते हुए वो उस तक पहुंचा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, इतना कहते हुए आकाश ने उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। आप मुझसे प्यार करते हो ना? बच्ची के मुंह से किसी तरह ये शब्द निकले। वो आधी जल चुकी थी। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आकाश की आंखें भर आई और वो रोने लगा। बच्ची ने वहीं दम तोड़ दिया। आकाश को भी बेहोशी आने लगी। धुएं और आग ने उसे बुरी तरह घेर लिया। उसके आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने उस बच्ची के हाथ को अपने सीने से लगा लिया और आंखें मूंद ली। डॉक्टर, आकाश को होश आ रहा है। आर्यन ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। आह, कराहते हुए आकाश ने अपना सिर पकड़ लिया। अचानक उसकी नज़र अपने पैरों पर गई। वो हैरान होकर बोला, अरे मेरे पैर में तो बैंडेज थी ना? अरे मैं तो वो आर्यन, वो तो क्या वो भाई? वो बच्ची मर गई। मैं कुछ नहीं कर पाया, वो मर गई। गांव वालों ने उसे जला दिया। वे इंसान नहीं, दरिंदे हैं। मैं कुछ नहीं कर पाया। आकाश बदहवास सा बड़बड़ाए जा रहा था। हे भाई, शांत हो जा। तेरे सर पे चोट लगी और तू कुछ भी बोलने लगा। मैं पूरी बात बताता हूँ। तेरे सिर पर चोट लगी थी, पैरों पर नहीं। जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से तो तू अब जागा है।
याद है ना कैसे तू बीच सड़क पर चला गया था? आर्यन ने कहा। क्या? पर मैं तो आग में। आकाश अपने पैरों को देख हैरानी से बड़बड़ाए जा रहा था। यानी उसने जो देखा, जो महसूस किया, वो बेहोशी में किया। तब तक डॉक्टर भी आ गए। कैसा महसूस हो रहा है मिस्टर आकाश? आई एम फीलिंग गुड डॉक्टर, आकाश मुस्कुरा कर बोला। ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें ले लेना, ओके? डॉक्टर के जाने के बाद आर्यन आकाश के पास बैठा और काफ़ी गंभीर लहजे में बोला, तू सही है भाई, तेरी हर एक बात सही है, पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो कहेंगी सुमीना मैम ही कहेंगी। सुमीना मैम? अचानक कमरे में एक अधेड़ उम्र की महिला ने प्रवेश किया। जब तू बेहोशी के हालत में इस बेड पर लेटा था ना, तब मैं इनके पास पहुंचा और इन्हें वो हर एक बात बता दी जो तूने मुझे बताई थी, आर्यन ने कहा। अब कैसा महसूस कर रहे हो आकाश? सुमीना चेयर पर बैठते हुए बोली। पहले से कई गुना बेहतर। जानते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद कोई हेमा और उसकी बेटी रिमी के बारे में चर्चा करेगा या पता करेगा। पर जब तुम्हारे दोस्त आर्यन ने मुझसे रिमी के बारे में पूछा तो मैं हैरान रह गई, और उससे भी ज़्यादा हैरानी तब हुई जब तुम्हारे साथ हुए घटनाओं का मुझे पता चला। और इस हैरानी का क्या कारण है मैम? आकाश कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ लेना चाहता था, क्योंकि वे 10 साल पहले ही मर चुके हैं। ये कहते हुए सुमीना के चेहरे पर बड़ी सी उदासी की लकीर आ गई। बड़ी भली औरत थी बेचारी, हमारे कॉलेज में झाड़ू लगाने का काम करती थी, अच्छी भली थी, पर अचानक एक धोखेबाज के चंगुल में आ गई, जिसने उसे शादी का वादा तो किया, पर वक्त आने पर वो उन वायदों को तोड़ भाग निकला। वो माँ बनने वाली थी, और ये बात जब गांव वालों को पता चला तो उसका बहिष्कार कर दिया गया, और इस तरह वह नदी के उस पार आबादी से दूर रहकर अपनी सज़ा काटने लगी। पर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं नदी के पार उससे अक्सर मिलने जाती रही। जब उसे रिमी पैदा हुई तो उसकी मुश्किलें और बढ़ गई। बेचारी बच्ची हमेशा अपने पापा के प्यार के लिए तरसती रही, जो उसे कभी न मिल पाया। उसे हमेशा लगता था कि उस नदी को पार कर उसके पापा उससे मिलने आएंगे। इसी उम्मीद में उसका अंत हो गया। अफवाह तो यहाँ तक है कि गांव वालों ने उसे मार दिया। वो अफवाह नहीं, सच है, आकाश ने धीरे से कहा। तुम्हारे साथ जो हो रहा है इतने महीनों से, मेरी मानो तो किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से मदद ले लो। हालांकि मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती, पर तुम्हारे साथ हुए हादसों को सुन कर कहीं न कहीं मैं दूसरी दुनिया की चीज़ों पर यकीन करना चाहती हूँ। आपकी मदद और सलाह दोनों के लिए शुक्रिया मैम, पर नाउ आई फील वेरी गुड, इट्स ओके, आकाश ने मुस्कुरा कर कहा। एज यू विश, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना बेटा, मैम के जाते ही आर्यन ने कहा। तूने मैम की सलाह मानने से इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि शायद इसकी ज़रूरत न पड़े अब। मतलब? आर्यन को कुछ समझ नहीं आया। मतलब ये कि शायद मैंने उसके सवाल का जवाब दे दिया है। और मैं कुछ समझा नहीं। वो सवाल जो मेरे हर सपने में मुझसे पूछा जाता था, पापा आप मुझसे प्यार नहीं करते? आर्य, मैंने उस सवाल का जवाब दे दिया है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, आकाश ने कहा। व्हाट? ये क्या बात हुई? तू समझता तो है ना इसका मतलब? ये एक झूठ है आकाश, और झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता, क्योंकि झूठ के तो पाँव ही नहीं होते। और क्या गारंटी है कि रिमी की आत्मा तुझे तंग नहीं करेगी? जब यही करना था मेरे भाई, तो यहाँ आए ही क्यों? बोलना। तू चुप हो तो मैं ना बोलूँ? तूने सही कहा, हम इसे घर पर भी सुलटा सकते थे, पर आर्य, मैं वो आकाश नहीं हूँ, मैं बदल गया हूँ। पहले मुझे अपनी जान की फिक्र थी, सच कहूँ तो मैं डरपोक था, पर इस घटना ने मुझे बदल दिया। रिमी ने मुझे बदल दिया। हम सोच भी नहीं सकते कि एक छोटी बच्ची के दिलो दिमाग पर क्या बीतती होगी जब वो रोज़ अपने पापा का इंतज़ार करती होगी, आबादी से दूर एक ऐसी जगह में जहाँ कोई उसका दोस्त भी नहीं था। तू नहीं जानता कि सपने में मैंने क्या देखा और क्या महसूस किया। गांव के लोगों ने तो उसे जला दिया, पर उसके इंतज़ार को ख़त्म नहीं कर पाए, और उसकी आत्मा वहाँ भटकती रही। और जब मैं वहाँ गया तो उसने मुझे अपना पापा मान लिया, और मैंने उस बच्ची के सवाल का जवाब देकर उसे मुक्त कर दिया। मैं मानता हूँ मैंने उससे सच नहीं कहा, पर जो अपनी अंतिम सांसें ले रहा हो, जिसकी आखिरी इच्छा सिर्फ तेरे गोद में सर रखकर दम तोड़ने की हो, तो क्या उससे वो बात कहेगा जो उसका दिल तोड़ दे? वो बस अपने सवाल का जवाब सुनना चाहती थी यार।
मुझे पता नहीं क्या सही है और क्या गलत, पर एक बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरे एक जवाब ने उस बच्ची के आत्मा को मुक्ति दिला दी है। आकाश मानो एक अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। कभी कभी मैं तुझे समझ नहीं पाता आकाश, मेरी बातें समझो मत, बस यार मान लो। कभी कभी मैं खुद को भी समझ नहीं पाता, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अब क्या करें? करना क्या है, घर चलना है, आकाश ने गहरी सांस लेकर कहा। उसके चेहरे पर एक सुकून की छाया थी।